हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस जनरल के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थिति एवं अधिकारों का वर्णन करें। अथवा में अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है। फिर अथवा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना करें। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष एवं शासन अध्यक्ष दोनों है। फर्ग्यूसन और मेयो हेनरी के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित या सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। ए कार्यपालिका शक्ति, बी व्यवस्थापिका शक्ति और सी न्यायपालिका शक्ति तथा अन्य। ए कार्यपालिका शक्ति। संविधान की धारा 2 की उपधारा 3 के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। मुर्रो के अनुसार संविधान निर्माता इस धारा के इन शब्दों में कितनी व्यापक शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप रहे थे, वे इस बात से अनभिज्ञ थे। योग और रे के अनुसार राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता दल का नेता, राष्ट्रीय हित का सामान्य संरक्षक या एन चाहे जो कुछ भी हो, पर वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है। पहला, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका का एकमात्र अध्यक्ष होने के नाते संघीय कानूनों को लागू करना और पूरे राष्ट्र में व्यवस्था रखने का दायित्व उसी पर है। इस आधार पर उसे सर्वव्यापी शक्तिशाली प्राप्त हो गई है, जिससे वह किस कानून को अत्यधिक या कम कठोरता से लागू करे या समय अनुकूल अवसर अपने पर ही लागू करे, इसका निर्णय कर सकता है। जैसे 1890 ईस्वी में शर्मन एंटी ट्रस्ट कानून पारित हुआ था, पर 1901 ईस्वी में जब थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने तभी यह कानून लागू हुआ था। कानून लागू करने में राष्ट्रपति की सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल, 25 लाख संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना आदि की सेवाएं प्राप्त रहती है। व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व भी उसी पर है। संविधान की धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक हिंसा से रक्षा करती है। अर्थात इस आधार पर राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना भी अपनी पहल पर उचित कदम उठा सकती है, जैसा कि अनेक बार राष्ट्रपतियों ने किया है। 1894 ईस्वी में क्लीवलैंड में इलियास में रेलवे हड़ताल को तोड़ने में, 1922 ईस्वी में हार्डिंग ने, 1944 ईस्वी को रूजवेल्ट के नॉर्थ अमेरिकन एयरप्लेन कॉरपोरेशन के संबंध में आइजनहावर ने लिटिल रॉक शकुन समन्वय विवाद के लिए सैनिकों का उपयोग किया था। दूसरा, प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण प्रशासन तंत्र को निर्देश देने, उस पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय की स्थापना करने, समय समय पर आदेश देने और इसके लिए नियम उपनियम बनाने, आज्ञप्ति जारी करने का भी कार्य करता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी विषय से संबंधित रिपोर्ट या सम्मति की मांग कर सकता है। तीसरा, नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार। राष्ट्रपति को अनेक पदों पर सीनेट की सहमति से नियुक्ति करने का अधिकार है। संविधान ने उच्च पद एवं निम्न पदों में कोई अंतर नहीं किया, अतः कांग्रेस निम्न पदों का निर्णय करती है और उनकी नियुक्ति के तरीके को निश्चित कर सकती है। राष्ट्रपति प्रायः राजदूतों, न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और सीनेट उसे प्रायः सहमति दे देती है, पर कभी कभी वह सहमति नहीं भी देती है। जैसे 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए फोर्टास पर सहमति नहीं दी गई। इसी प्रकार राष्ट्रपति निक्सन द्वारा नियुक्त क्लीमेंट हिंसवर्थ और हेराल्ड कार्सवेल्थ को सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के अधिकार के संबंध में सीनेटोरियल शिष्टता की परंपरा का विकास हुआ है। इसके अनुसार निम्न पदों पर नियुक्ति के संबंध में जिस क्षेत्र में किसी अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न हो, उस क्षेत्र के सीनेट के सदस्य, विशेषकर राष्ट्रपति के दल का ही
द्वारा अनुशंसित व्यक्ति का ही मनोनयन और तब ऊंचे पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट के सदस्य अपनी सहमति देते हैं। अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार। संविधान के अनुसार तो देशद्रोह, भ्रष्टाचार और इन गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग की कार्रवाई द्वारा अधिकारियों को पदच्युत किए जाने की व्यवस्था है, पर राष्ट्रपति नियुक्ति के अंतर्गत निहित अधिकार के सिद्धांत के आधार पर इस अधिकार का प्रयोग करता है। समय समय पर कांग्रेस ने उसके इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया, पर वह असफल ही रहा। अंत में मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य के विवाद में यह निश्चय किया गया कि जिन पदों पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है उन पदाधिकारियों को पदच्युत भी कर सकता है और कांग्रेस उसके इस अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। पर राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतंत्र बोर्ड, संस्था या आयोग के सदस्यों को और लोक सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत नहीं कर सकता है। चौथा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। राष्ट्रपति अमेरिका की वैदेशिक नीतियों एवं संबंधों का संचालन करता है। इस रूप में वह इस प्रकार कार्य करता है। पहला, राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति का होना अनिवार्य, पर वह अनेक प्रतिनिधियों अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है जिन पर सीनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जैसे विल्सन द्वारा नियुक्त कर्नल हाउस, रूजवेल्ट द्वारा नियुक्त हैरी हॉपकिंस ट्रूमैन तथा जॉनसन द्वारा नियुक्त हैवटेल हैरीमैम ने अपने अपने समय में कूटनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार निक्सन द्वारा नियुक्त हेनरी किसिंगर ने अमेरिका तथा साम्यवादी चीन के साथ संबंधों को सुधारने में तथा वियतनाम में शांति समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, विदेशी राज्यों को मान्यता प्रदान करना। इस अधिकार का प्रयोग कर अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित करता है। 1950 ईस्वी में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद अमेरिका ने उसे मान्यता नहीं देकर ऐसा ही किया और इसी प्रकार 1972 ईस्वी में इसे मान्यता देकर पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका ने 1940 ईस्वी में जर्मनी में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था। वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग वह स्वविवेकानुसार करता है और इस आधार पर वह विदेश नीति का महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करता। तीसरा, संधियां एवं कार्यवाही समझौते आदि। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियों को तो सीनेट से 2/3 बहुमत से स्वीकृति के बाद मान्यता मिलती, नहीं तो वह मान्य नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वार्साई संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया, वह संधि न करके कार्यकारी समझौता, गुप्त समझौता, पारस्परिक समझौता, वचन देना आदि करते हैं जिन पर सीनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, जैसे 1921 का बॉक्सर प्रोटोकॉल, अटलांटिक चार्टर, डिस्ट्रॉयर बेसेस समझौता इत्यादि। थियोडोर रूजवेल्ट ने जापान के साथ 1905 ईस्वी में गुप्त समझौता किया था, जिसके आधार पर कोरिया में जापान का और फिलीपींस पर अमेरिका का प्रभुत्व रहने की बात तय हुई। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के दौरान और बाद में भी मित्र राष्ट्रों के साथ अनेक गुप्त संधियां हुई थी और हो रही है। वैसे कांग्रेस भी इन देशों के साथ समझौता करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है, जैसे 1934 में परस्पर संबंध सूचक व्यापार अधिनियम कांग्रेस ने पारित किया था। चौथा, विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता है और वह कांग्रेस में भेजे गए अपने संदेश द्वारा इसकी घोषणा की भी करता है, जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत। पांचवा, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। विदेश यात्रा करने वालों और प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना भी उसका दायित्व है। यदि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है तो राष्ट्रपति इससे हस्तक्षेप की गुजारिश पर कर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ईरान में अमेरिकी नजरबंदियों की समस्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बन गई थी। छठा, विदेश यात्रा एवं व्यक्तिगत निर्णय। अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण बन गया। इसमें उसके व्यक्तिगत निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया है, जैसे 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट में राष्ट्रपति कैनेडी का निक्सन द्वारा साम्यवादी चीन की यात्रा और उसे
मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश। मिस्र इजराइल के बीच 1979 ईस्वी में राष्ट्रपति कार्टर के पहल पर कैंप डेविड समझौता। राष्ट्रपति बुश द्वारा खाड़ी युद्ध का निर्णय इत्यादि। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल अमेरिकी विदेश नीति बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका के अनेक मुख्य न्यायाधीशों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को वैदेशिक संबंधों का अधिकृत प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि माना है। चौथा, सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति है और देश की रक्षा के लिए सेना का प्रयोग कहीं भी कर सकता है। देश की सुरक्षा की धारणा अस्पष्ट है और देश का हित भी अस्पष्ट है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह उनकी व्याख्या किस रूप में करे। वैसे युद्ध की घोषणा करने का अधिकार तो कांग्रेस को है, पर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे कि कांग्रेस युद्ध की घोषणा करने के लिए विवश हो जाए। जैसे द्वितीय महायुद्ध के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता के कारण जापान ने पर्ल हार्बर आक्रमण किया था और कांग्रेस को दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध संघ के झंडे के नीचे कांग्रेस की बिना अनुमति कोरिया युद्ध में प्रवेश किया। 1965 ईस्वी में राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम युद्ध। हाल ही के खाड़ी युद्ध में राष्ट्रपति बुश का कार्य इसी प्रकार का है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। अमेरिकी सेना का कहीं भी प्रयोग करता है। विधायिका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण कानून का अधिकार तो कांग्रेस में नहीं थे, पर अवरोध तथा शक्ति संतुलन की व्यवस्था के कारण कार्यपालिका राष्ट्रपति को भी कानून निर्माण प्रक्रिया में अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। कांग्रेस को संदेश भेजना, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाना, निषेध अधिकारी अध्यादेश निकालना। कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति को कांग्रेस में संदेश भेजने का 13 अधिकार है, जिसमें वह कांग्रेस से यह मांग भी कर सकता है कि वह किस प्रकार का कानून चाहता है और देश की स्थिति से भी वह उसे अवगत करा सकता है। संविधान की धारा 2 उपधारा 3 कांग्रेस उस संदेश पर विचार करने के लिए तो बाध्य है, पर उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, पर व्यवहार में उसके कार्य एवं व्यवहार उससे प्रभावित जरूर रहे हैं। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत कांग्रेस के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के दल की स्थिति तथा उसकी नीतियों की लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस विधेयक पारित करती है। जैसा कि 1933 से 1942 ईस्वी तक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विधि निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कई बार राष्ट्रपति के संदेशों में अमेरिका की वैदेशिक नीति की व्याख्या होती है, जैसे मोनरो सिद्धांत, विल्सन का 14 सिद्धांत, राष्ट्रपति की 4 स्वतंत्रताएं इत्यादि। फाइनर ने इस अधिकार को नकारात्मक ही माना है, क्योंकि कांग्रेस उस संदेश को मानने के लिए विवश नहीं है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाना। राष्ट्रपति को न तो कांग्रेस के नियमित अधिवेशन बुलाने और न उसके अधिवेशन को स्थगित करने का ही अधिकार है। वैसे संविधान के अनुसार यदि कांग्रेस के दोनों सदन अधिवेशन के स्थान पर परस्पर सहमत न हो तो राष्ट्रपति उसे स्थगित कर सकता है, पर राष्ट्रपति को यदि कोई महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस का असाधारण सत्र बुला सकता है और चालू अधिवेशन को कुछ दिन तक और चलाए जाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस अपने सत्र को अधिक दिनों तक चलाए जाने की उसकी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो राष्ट्रपति उसे धमकी दे सकता है कि वह सत्र समाप्ति के तुरंत बाद ही विशेष अधिवेशन बुलाएगा। वास्तव में कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। संविधान के 20वें संशोधन के बाद साधारण सत्रों के बीच अंतर कम हो गए हैं, अतः असाधारण सत्रों की आवश्यकता प्रायः कम पड़ती है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान असाधारण सत्र कई बार हुए। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया था। निषेधाधिकार। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे फाइनर ने सकारात्मक शक्ति माना है। संविधान के अनुसार कांग्रेस द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो वह कानून बन जाएगा, अन्यथा अपनी आपत्तियों के साथ वह उस विधेयक को सदन में भेजेगा जिस सदन में उस विधेयक का प्रारंभ हुआ था। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो करना चाहता है, पर वह वीटो अपनी प्रकृति में केवल विलंबकारी ही है, क्योंकि यदि दोनों सदन पुनः उस विधेयक को अपने अपने सदन में 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए बिना ही वह कानून बन जाएगा।
2 आंकड़े बताते हैं कि दोनों सदनों में वीटो किए गए विधेयक को 2/3 बहुमत प्राप्त होना कठिन है और इसलिए 1789 से 1925 ईस्वी के बीच 600 बार वीटो किए गए विधेयकों में से केवल 36 विधेयक ही कांग्रेस द्वारा पुनः पारित हो सके। एक और प्रथा पॉकेट वीटो की भी है। अधिक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए आया हुआ हो और तथा 10 दिन तक अधिराष्ट्रपति ने ना तो स्वीकृति दी हो और ना ही वीटो का ही प्रयोग किया हो तो वह विधेयक कानून बन जाता है। पर यदि इन 10 दिनों के भीतर ही कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली हो या उसे अस्वीकार कर दिया गया हो तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। कार्यपालिका आदेश या अध्यादेश। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है जिसका महत्व कानून के समान ही होता है। इस आधार पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ऐसे अध्यादेश जारी करने होते हैं और इस प्रकार यह प्रदत्त व्यवस्थापन है जिसे 1933 ईस्वी में पारित नेशनल रिकवरी एक्ट, 1934 ईस्वी का द ट्रेड एग्रीमेंट तथा 1939 ईस्वी का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आदि द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अनेक स्वविवेक शक्तियां प्रदान की थी। इस संवैधानिक साधनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति इन साधनों से कांग्रेस के विधि निर्माण के कार्यों को प्रभावित करता है। विधियों एवं वित्तीय योजनाओं का उपकरण करके राष्ट्रपति कांग्रेस में संदेश भेजकर उन्हें पारित करने की दृढ़ मांग करता है। राष्ट्रपति की लॉबी। इसके कारण राष्ट्रपति अपने द्वारा समर्थित विधेयक के पक्ष में पर्याप्त तथ्यों एवं आंकड़े एकत्र कराता है और उसके पक्ष में समर्थन जुटाता है। राष्ट्रपति की संरक्षण शक्ति। कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति से अपने अपने समर्थकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का समर्थन करना ही पड़ता है। लोकमत से अपील। राष्ट्रपति देश का नेता भी है और वह रेडियो, टीवी एवं इन साधनों से सीधे जनता से ही अपने पक्ष में समर्थन की अपील करता है। कांग्रेस के सदस्य, विशेषकर प्रतिनिधि सभा के सदस्य, जो प्रति 2 वर्ष के उपरांत निर्वाचन में जनता के भी जाने वाले हैं, उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्वाचन में हस्तक्षेप। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन में अपने विरोधियों के विरुद्ध और अपने समर्थकों के पक्ष में प्रचार करता है। व्यक्तिगत सम्मेलन एवं अनुरोध। राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस के दोनों सदनों के प्रभावशाली नेताओं का सम्मेलन बुलाकर एवं उन सभी से व्यक्तिगत अनुरोध कर उन्हें प्रभावित करता है और समर्थन प्राप्त करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति संघीय कानून के दंडित अपराधी को क्षमादान कर सकता है, उनके दंड में कमी कर सकता है, पर राज्य के कानूनों के अपराधी महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकता। वह एक साथ सामूहिक रूप से क्षमा प्रदान कर सकता है। 1868 ईस्वी में राष्ट्रपति जॉनसन ने उस सभी व्यक्तियों को क्षमादान कर दिया था जिन्होंने गृह युद्ध में दक्षिणी राज्य की ओर से युद्ध में भाग लिया था। स्थिति। वास्तव में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अपने दल का और संपूर्ण राष्ट्र का सर्वमान्य नेता है। उसका निर्वाचन वास्तव में संपूर्ण जनता द्वारा ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति संकट काल के समय तो मुनरो के अनुसार उतना ही शक्तिशाली हो जाता है जितना नेपोलियन बोनापार्ट और क्रोमवेल थे। पोर्टर के अनुसार राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।